जरा दुनिया के इस नक्शे को देखिए, बिल्कुल जाना पहचाना सा लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये नक्शा, जैसा आज हम इसे देखते हैं, असल में एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए हैं। एक ऐसी कहानी जो करोड़ों साल पुरानी है। सवाल बहुत सीधा सा है, क्या दुनिया हमेशा से ऐसी ही दिखती थी? सुनने में तो ये बड़ा आसान सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारे ग्रह के बारे में हमारी पूरी की पूरी सोच को पलट कर रख देता है। तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। देखिए, सदियों से जो लोग नक्शे बनाते थे उन्हें एक बड़ी अजीब सी बात दिखती थी। खास करके अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के किनारों को देखकर ऐसा लगता था मानो वो एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। और जब हम इन्हें पास लाते हैं तो ये देखिए, बिल्कुल एक जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? और ये ऑब्जर्वेशन कोई नई नहीं है। सबसे पहले 1596 में डच मैप मेकर अब्राहम ऑर्टेलियस ने इस पर गौर किया था। अब इस ऑब्जर्वेशन को, इस पहेली को एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक थ्योरी में बदलने का काम किया एक ऐसे इंसान ने जिसमें उस जमाने की सोच को चुनौती देने की हिम्मत थी। ये थे अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के एक मौसम विज्ञानी। 1912 में इन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ किनारे ही नहीं, बल्कि ये पूरे के पूरे महाद्वीप, मतलब कॉन्टिनेंट्स, अपनी जगह से खिसक रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब सोचिए, ये आइडिया उस वक्त इतना अजीब और रेवोल्यूशनरी था कि ज्यादातर साइंटिस्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो वेगनर ने क्या कल्पना की? उन्होंने सोचा कि करोड़ों साल पहले आज के ये सारे अलग अलग महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक अकेला विशाल सुपर कॉन्टिनेंट। और इस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया पैंजिया, जिसका मतलब होता है सारी जमीन। और जाहिर है, अगर जमीन एक थी तो समुंदर भी एक ही था। इस विशाल महासागर को नाम दिया गया पेंथालसा, मतलब सारा पानी। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये कहानी शुरू होती है करीब 20 करोड़ साल पहले। पैंजिया टूटना शुरू होता है। पहले ये दो बड़े टुकड़ों में बंटता है, उत्तर में लोरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। और फिर ये टुकड़े भी धीरे धीरे करोड़ों सालों में टूटकर आज के हमारे जाने पहचाने कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सफर आज भी रुका नहीं है। लेकिन वैगनर सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे। उनके पास सिर्फ एक आइडिया नहीं था, उनके पास सबूत भी थे। तो आइए एक जासूस की तरह उन सुरागों को देखते हैं जो उन्होंने दुनिया के सामने रखे। वैगनर ने दुनिया भर से कई तरह के सबूत जमा किए। वो जिक्सो फिट तो था ही, साथ ही उन्होंने महासागरों के आर पार एक जैसे फॉसिल्स यानी जीवाश्मों को देखा, एक जैसी चट्टानों की बनावट पर गौर किया और यहाँ तक कि गर्म जगहों पर ग्लेशियर के निशान भी खोज निकाले। हर सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहा था। पहला और सबसे मजबूत सुराग जीवाश्म। मेसोसोरस नाम के इस छोटे से जीव को देखिए। ये ताजे पानी में रहता था, मतलब समुंदर में नहीं। इसके फॉसिल्स सिर्फ 2 जगह मिले हैं, दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका। अब देखिए, जब हम इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिलाते हैं तो ये फॉसिल्स वाली जगह एक सिंगल कंटिन्यूअस इलाके में आ जाती है। मतलब ये छोटा सा जीव भला 4800 किलोमीटर चौड़ा अटलांटिक महासागर तैर कर कैसे पार करता? ये तो नामुमकिन है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि जब ये जीव जिंदा थे तब ये दोनों जमीन के टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे। और बात सिर्फ फॉसिल्स की नहीं थी। सुराग नंबर 2 था चट्टानें। ब्राजील के तट पर जो 2 अरब साल पुरानी चट्टानें मिलती हैं, उनकी बनावट और उम्र ठीक वैसी ही है जैसी चट्टानें पश्चिम अफ्रीका के तट पर मिलती हैं। जब आप नक्शे पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये चट्टानें मिलकर एक ही पुरानी पर्वत श्रृंखला बना लेती हैं जो अब बीच से टूट चुकी है। तो इतने सारे सबूत, फॉसिल्स, चट्टानें, जिगसॉ फिट, सब कुछ तो था। लेकिन इसके बावजूद दशकों तक वैज्ञानिकों ने वेगनर की थ्योरी को नहीं माना। क्यों? क्योंकि इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी हिस्सा गायब था। और वो गायब हिस्सा था ये सवाल, आखिर ऐसी कौन सी जबरदस्त ताकत हो सकती है जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को धरती की सतह पर खिसका सके? सोचिए जरा। वेगनर के पास सबूत थे, पर उनके पास इस क्यों और कैसे का जवाब नहीं था। वो उस इंजन को नहीं समझा पा रहे थे जो ये सब चला रहा था। ऐसा नहीं है कि वेगनर ने कोशिश नहीं की। उन्होंने कुछ आइडिया दिए, जैसे कि शायद धरती के घूमने से पैदा हुई कोई फोर्स हो, या फिर चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने जब हिसाब लगाया तो साफ हो गया कि ये फोर्सेस तो ऊंट के मुंह में जीरा हैं, मतलब
इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को हिलाने के लिए ये नाकाफी थे। और बस इसी एक सवाल का जवाब ना होने की वजह से उनकी पूरी थियरी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। दशकों बाद 20वीं सदी के बीच में एक बिल्कुल अलग फील्ड के वैज्ञानिकों को वो मिसिंग पीस मिल गया, और वो भी संयोग से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नई टेक्नोलॉजी आई जिससे वैज्ञानिक पहली बार समंदर की गहराइयों का नक्शा बना पाए। तब तक सब यही सोचते थे कि समंदर का तल बस एक सपाट कीचड़ भरा मैदान होगा, लेकिन जो उन्हें मिला वो उनकी सूझ से बिल्कुल परे था। उन्हें वहां क्या मिला? उन्हें मिली पानी के नीचे पहाड़ों की एक 65,000 किलोमीटर लंबी रेंज, जिसे मिड ओशन रिज कहते हैं। इन पहाड़ों पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, भूकंप आ रहे थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, समंदर के तल की चट्टानें महाद्वीपों के मुकाबले बहुत बहुत नई थीं, कहीं भी 20 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी नहीं। हर एक खोज धरती के स्थिर होने के पुराने आइडिया पर सवाल उठा रही थी। और यहीं से मिला वो यूरेका मोमेंट। 1961 में हैरी हेस ने इन सब खोजों को जोड़कर एक थ्योरी दी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी सागर नितल प्रसरण। उन्होंने समझाया कि ये जो मिड ओशन रिजेस हैं, ये एक तरह की फैक्ट्री हैं। इनके नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर आता है, ठंडा होकर नई जमीन, नई समुद्री परत बनाता है, और ये नई परत पुरानी परत को दोनों तरफ बाहर की ओर धकेलती है, बिल्कुल एक कन्वेयर बेल्ट की तरह। यही वो इंजन था, यही वो ताकत थी जिसे वेगनर नहीं ढूंढ पाए थे। तो अब पहेली के सारे टुकड़े अपने जगह पर आ गए थे। एक तरफ वैगनर के महाद्वीपों के सबूत, दूसरी तरफ समंदर के नीचे से मिले ये नए सुराग। अब बस इन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी थी। और इसी से जन्म हुआ उस थ्योरी का जो आज जियोलॉजी की हर चीज को समझाती है, प्लेट टेक्टोनिक्स। 1967 में बनी ये थ्योरी कहती है कि हमारी धरती की जो ऊपरी परत है वो एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि ये कई विशाल कठोर टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स लगातार हर पल हरकत कर रही हैं। तो असल में महाद्वीप खुद से नहीं खिसक रहे, वो तो बस इन विशाल प्लेटों के ऊपर बैठे यात्री हैं। ये प्लेट्स हिलती हैं और अपने साथ महाद्वीपों को भी ले जाती हैं। दुनिया 7 बड़ी और कई छोटी छोटी प्लेटों में बटी हुई है। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है हिमालय का बनना। देखिए, करीब 7 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट एक द्वीप की तरह उत्तर की तरफ बढ़ रही थी। फिर करीब 5 करोड़ साल पहले इसकी टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट से। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये एक धीमी लेकिन जबरदस्त महाद्वीपीय टक्कर थी। इसी टक्कर ने जमीन को मोड़कर ऊपर उठाकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को जन्म दिया। और ये टक्कर आज भी जारी है। ये प्लेट्स कितनी तेजी से चलती हैं? लगभग 5 सेंटीमीटर एक साल में, यानी हमारे नाखूनों के बढ़ने जितनी रफ्तार से। सुनने में बहुत कम लगता है ना, लेकिन जब ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक चलती है तो ये रफ्तार पहाड़ खड़े करने, समंदर बनाने और दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल देने के लिए काफी है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दुनिया के नक्शे को हम देखते हैं वो कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये बस एक स्नैपशॉट है, एक पल की तस्वीर है। हमारी धरती एक जिंदा सांस लेती हुई चीज है जो लगातार बदल रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर महाद्वीप आज भी खिसक रहे हैं तो आज से 20 करोड़ साल बाद दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा?